हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का, या 2026 में भी जो एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 मार्क्स यानी लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में। ठीक है, तो ये देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट का भी करवा रहे थे चैप्टर वाइज, तो ये दूसरा पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट से बच्चों आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर के 10 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पी ब्लॉक से, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी 4 मार्क्स का रहता है। फिर 2 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स वाले में भी देखने को मिलेंगे, फिर एक 5 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो देखो, ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसमें आपका 2 मार्क्स वाला भी कवर हो जाएगा और 5 मार्क्स वाला भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन निम्नलिखित की व्याख्या करें, क्यों होता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में मतलब 100% पूछा ही जाता है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो कर रहे हैं, पी ब्लॉक का पहले भी डाले और पहले भी हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन 6-7 वीडियो डाल चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित की व्याख्या करें। कमरे की ताप पर H2S एक गैस है, जबकि H2O एक द्रव है। हमें पता है बच्चों, ये वाटर है, पानी द्रव रहता है कमरे की ताप पे, सबको पता है। लेकिन एक H2S एक गैस है, जबकि दोनों का फॉर्मूला में बस यहाँ पे S है और यहाँ पे क्या है, O है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखो, कमरे के ताप पर H2O एक द्रव है और H2O एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ज़्यादा छोटा भी होता है। इस वजह से पानी के अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है। ओके, वही H2S के अणु में वंडर वाल के आकर्षण के बल के साथ बंधे रहते हैं। सल्फर का आकार बड़ा होने की वजह से H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए कमरे के ताप पर H2S क्या होता है? गैस होता है। मतलब जो हमारा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है बच्चों, एक तो ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है सल्फर से, दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर में जो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तीसरा, पानी में जो है वो हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं, इस कारण से हमारा H2O क्या होता है? द्रव होता है। ठीक इसके विपरीत जो सल्फर है, क्योंकि देखो H2 यहाँ भी है और H2 यहाँ भी है, डिफरेंस ऑक्सीजन है और यहाँ सल्फर है। सल्फर का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है, एक बात। दूसरा बात बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं होने के साथ एक कमजोर वंडर वाल आकर्षण से बंधा होता है। इसलिए ये जो होता है H2S कमरे के ताप पर क्या होता है? एक गैस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन कभी भी 2025-26 कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो अच्छे से आप तैयारी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो पहला देखो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अम्ल क्या होता है? अम्ल वो होता है बच्चों जो आसानी से H+ आयन दे दे। जो आसानी से कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज कर देता है, वो क्या होता है? अम्ल होता है, यानी मजबूत। जैसे HCl में H+ आयन बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। HI भी बहुत जल्दी जो है बच्चों हमारा H+ आयन रिलीज कर देता है। तो ये कारण क्या होता है? देखो, HI में आयोडीन कम विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हमें पता है जैसे हम पढ़ते हैं, फ्लोरीन जो होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं, 17वां ग्रुप वाले होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होता है इसका, और इसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज साइज। अब देखो, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। कह रहे हैं हाइड्रोजन में आयोडीन कम विद्युत ऋणात्मक होता है, यहाँ बता दिए, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम। और इसका आकार भी बड़ा होता है, बताया बच्चों, ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, आकार भी बड़ा होता है। इसलिए यह हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच संबंध कमजोर है, यानी यह HF की तुलना में आसानी से विभाजित हो जाएगा। यानी HF जो है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये देखो, बॉन्ड अपने बहुत ज़्यादा टाइट करके रखता है, ये H+ जल्दी रिलीज नहीं करना चाहेगा। लेकिन HI में जो होता है, I और H के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी भी रहता है, और ये हाँ, आयोडीन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसको अपनी ओर जल्दी आकर्षित कम मजबूती के साथ पकड़ा रहता है। इसीलिए ये H+ आयन क्या करेगा? आसानी से रिलीज कर देगा,
मतलब मुक्त कर देगा। और जो H प्लस आयन आसानी से मुक्त कर देता है वो क्या होता है बच्चों, प्रबल अम्ल कहलाता है। इसी कारण से HI जो है वो HF की तुलना में ज़्यादा प्रबल अम्ल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिटेल में समझा दिए हैं। फिर कह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। कल वाले वीडियो में मैं डिस्कस, यानी इसके पहले वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, बस यही वाला रीजन, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इसीलिए 2p कक्षकों के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रबल प्रबल प्रतिकर्षण पाया जाता है। छोटा होने के कारण जो होता है बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है, प्रतिकर्षण रहता है 2p कक्ष में। इस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना। दोनों का डिटेलिंग में ये करना, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और 2p कक्षों में एकाकी इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण की फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित की व्याख्या करें। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी Cl5 है, यहाँ भी Cl5 है। डिफरेंस क्या है, यहाँ फास्फोरस है या नाइट्रोजन है। तो PCl5 ज्ञात है, यानी PCl5 नाम का एक कंपाउंड हमारी नेचर में, या हम लोग बता सकते हैं कि हाँ PCl5 एग्जिस्ट करता है। लेकिन NCl5 नाम का कोई भी कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? और दूसरा क्वेश्चन, H2O तरल है जबकि H2S गैस है। तुरंत फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, तो ये तो हो ही चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो H2O तरल है जबकि H2S गैस है, बताए थे। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। उसके बाद जो हमारा एक और बताए थे यहाँ पे, इसमें वंडर वाल फोर्स होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, और ऑक्सीजन ज़्यादा छोटा होता है सल्फर से। ये 3-4 रीजन आपको लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो सिर्फ अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए डिस्कस करते हैं। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए होता है, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जबकि फास्फोरस में वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल खाली है। नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त के तत्व है, इसकी संयोजकता कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण से नाइट्रोजन अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकती। ठीक है, बस आपको यही बात लिख देना है, नाइट्रोजन में कोई भी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं रहता है, जबकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल रहता है। और फास्फोरस अपना क्या कर और फास्फोरस अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता है। इस कारण से PCl5 तो ज्ञात है, लेकिन NCl5 ज्ञात नहीं है। कोई भी कंपाउंड NCl5 नाम का एग्जिस्ट नहीं करता है। बी नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं। H2S क्या है बच्चों, गैस है। ठीक है, और वाटर पानी तो हमें पता है क्या होता है, एक द्रव्य है। तो इसका डिस्कस ऊपर हम कर चुके हैं। निम्नलिखित की व्याख्या करें। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जो कि -1 है। सॉरी, फ्लोरीन में क्या है बच्चों, सिर्फ -1 ठीक है ऑक्सीकरण अवस्था है, जबकि शेष हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। हैलोजन क्या होता है, 17वां ग्रुप को हम लोग हैलोजन करते हैं, जिसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो आता है। फ्लोरीन सब मात्र एक करता है, -1। बाद बाकी ये सब जो है एक से ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों ऐसा होता है, ऑक्सीकरण अवस्था ऐसा हमें क्यों देख रहे हैं, जबकि सब तो सेम ही ग्रुप के हैं? तो इसका रीज़न क्या होगा? देखो, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ये बात आपको हर इसमें फ्लोरीन वाले में लिखना है। अतः यह कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसके डी कक ये इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं, होने के कारण यह अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता है, अतः केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, देखो क्लोरीन प्लस भी दर्शाता है, आयोडीन प्लस भी दर्शाता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ -1 दर्शाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन को भी प्लस कर देता है। ओके, ऑक्सीजन के साथ भी जब ये जुड़ता है तो ऑक्सीजन को भी मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का भी कर देता है। तो इतना ज़्यादा ये फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है। तो सबसे पहले बात आपको ये लिखना है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः यह कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि अन्य जो हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये सब पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। इसमें डी कक्षक नहीं होने के कारण यह अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता, अतः केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो डी कक्षक वाला एक PCl5 में भी था
NaCl5 वाले में, और एक डी कक्षक वाला यहाँ भी आ चुका है, तो दोनों को आप रिलेट करके बना सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बी करते हैं, अक्रिय गैस एक परमाणविक होता है, पर एक परमाणविक मतलब होता है बच्चों मोनो एटॉमिक। जैसे जब हम बोलते हैं अक्रिय गैस, हीलियम, ठीक है, आर्गन, और जैसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, और सॉरी, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बगल में क्या लगा हुआ है, दो, तो इसे बोलते हैं डाई एटोमिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाई एटोमिक गैस है ये। लेकिन जैसे हीलियम होता है तो यहाँ पे हर समय वन लगा मिलता है, वन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, के आर, यहाँ पे हर समय वन लगा मिलेगा, तो इसे बोलेंगे एक परमाणविक, एक परमाणविक गैस है ये। तो अक्रिय गैस हर समय मोनो एटॉमिक क्यों रहता है, डायटोमिक क्यों नहीं रहता है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, अक्रिय गैस अपना पूरा अष्टक होता है, एक बात तो सबको पता है, हम लोग बचपन क्लास में पढ़ रहे हैं कि अक्रिय गैस में अष्टक उसका क्या होता है, पूरा होता है। और सभी अक्रिय गैस मोनो एटॉमिक होती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक होती है, यानी उनके परमाणु, यानी उनके अणु में केवल एक परमाणु होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में दो परमाणु होता है, नाइट्रोजन में भी दो परमाणु होता है, लेकिन जितने भी अक्रिय गैस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु पाया जाता है। अक्रिय गैसों की परमाणु संरचना ज़्यादातर परमाणुओं की संरचना अलग होती है, क्योंकि इनमें बाहरी कक्षा भरा होता है, इस वजह से यह स्थिर होता है और एक परमाणविक होता है। बस इतना आपको सिंपल से लिख लेना है, यही बात बना करके। ठीक है, अष्टक पूरा होता है, बाहरी कक्ष भरा होता है, यहाँ भी लिखे हैं बाहरी कक्ष भरा होता है। ठीक है, और ये आपको वहाँ समझाना है कि एक परमाणविक क्या होता है, तो ये लिखना है कि मोनो एटॉमिक होता है। और एग्जाम्पल जैसे He, आर्गन, ये सब कैसा है, एक परमाणविक है, यानी मोनो एटॉमिक है। लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कैसा है, तो डाई एटॉमिक है, द्विपरमाणविक है। ओके, तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छी डिटेलिंग में समझा दिए हैं आपको, वहाँ पे बना बना के आप लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। H3 H3PO3 एक डायप्रोटिक अम्ल है। ठीक है, डायप्रोटिक अम्ल मतलब दो इसमें जो OH माइनस ग्रुप रिलीज होने वाला होता है, तो जिसमें दो OH माइनस रिलीज करता है वो कैसा होता है बच्चों, डायप्रोटिक अम्ल होता है। देखो, H3PO3 एक डायप्रोटिक एसिड है, इसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि दो, देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि दो प्रोटॉन के रूप में दान देने योग्य है। ये दो अम्लीय प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल सिरे OH पर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, वही जो हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस से जुड़ा होता है उसे प्रोटॉन के रूप में दान नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसी कारण से दो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो दान में आते हैं, इसीलिए उसे डायप्रोटिक अम्ल कहते हैं। लेकिन एक जो हाइड्रोजन यहाँ बच जाता है वो फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा होता है। देखो, कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। एक आपका जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऐसे करके आपका बुक में जो है बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये नहीं निकलता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा। इस कारण से बच्चों इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो डायप्रोटिक एसिड है ये, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किए हुए हैं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें पी ब्लॉक का, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन बताए हुए हैं, वहाँ पे ऑप्शन में पूछ देगा। जैसे ये वाला आपको एसिड दे देगा, पूछ देगा ये एसिड डायप्रोटिक डायप्रोटिक है, मोनो है, ठीक है, या ट्रा है, तो आपको बताना ये कैसा है, तो ड्रा है, क्योंकि इनमें इसमें दो ही H जो है वो रिलीज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अक्रिय गैस में केवल ऑक्सीजन ही रासायनिक यौगिक बनाता है। देखो, जनरली अक्रिय गैस जो होता है वो यौगिक नहीं बनाता है, लेकिन जेनन एकमात्र ऐसा है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके बहुत सारा रासायनिक यौगिक बनाता है। तो यही आपको रीजन पूछ रहा है, ऐसा क्यों। देखो, जीनोन की आयनन ऊर्जा कम होती है, एक बात तो ये, तथा आकार बड़ा होता है, इसलिए यह विशेष परिस्थिति में F2 और O2 के साथ मिलकर रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोन होता तो नोबल गैस है, तो रिएक्शन नहीं करता है नोबल गैस से, लेकिन जो जीनोन होता है इसका आयनन ऊर्जा कम होता है तथा आकार भी बड़ा होता है, इस कारण यह विशेष परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ F2 और O2 के साथ मिलता है, मिलकर रासायनिक यौगिक बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको अच्छा ये क्वेश्चन फिर से आएगा ऑब्जेक्टिव वाले में, तो वहाँ भी हम डिस्कस कर देंगे, और यहाँ भी आपको ये थ्योरी याद रखना है कम से कम, और इसका स्ट्रक्चर आपको किसी भी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से जुड़ा होता है, फिर एक ऑक्सीजन के साथ, और फिर एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, इसीलिए कैसा होता है बच्चों, तो डाइप्रोटिक एसिड होता है।
PH3 से PH4 प्लस प्लस ऊपर में आएगा, यहाँ पे प्लस का आवंत कोण ज़्यादा मान होता है। यानी PH4 का जो आवंत कोण मान है वो PH3 से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? देखो, PH3 या PH4 प्लस दोनों में ही केंद्रीय परमाणु sp3 प्रसंस्करण होते हैं। PH4 के चारों कक्षक आवंतित होते हैं, जबकि PH3 में p पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी युग्म आवंत युग्म प्रतिकर्षण बंद युग्म प्रतिकर्षण ज़्यादा मजबूत होता है। इस वजह से PH4 प्लस का आवंत कोण PH3 के आवंत कोण से ज़्यादा होता है। तो आपको ये लिख देना है। हो सके एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला जो है बात, एक तो यहाँ पे युग्म बंद वाला आपको देना है, युग्म बंद प्रतिकर्षण होता है, और कौन सा, तो बंद युग्म प्रतिकर्षण आपको ये दिखाना है ज़्यादा मजबूत होता है। इस वजह से PH4 का आवंत कोण PH3 आवंत कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है। नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस PCl5 और PCl3, तो वही वाला क्वेश्चन है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है। अभी तुरंत बताए थे, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से रटना है, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, ऊपर वाला बता रहे हैं। ठीक है, वही वाला सेम चीज़ है। जबकि फास्फोरस में वैलेंस डी थ्री डी ऑर्बिटल खाली है। नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त तत्व है, इसमें संयोजकता कोष में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता। अभी तुरंत बताए थे ऊपर वाले में, PCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि PCl5 भी बनाता है और PCl3 दोनों बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 ही बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2-3 बार घुमा फिरा के पूछा है, तो रीजन सबका सेम ही रहेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का भी। देखो, ये वाला क्वेश्चन का में जो बताया है, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो रीजन बताया है, ये रीजन आप उसमें भी लिख सकते हैं, काफ़ी, ये दोनों में चलेगा ये रीजन। ठीक है, दोनों सेम सेम ही आपको रीजन लिखना है दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3। कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालना है हम उसे x मान लेंगे। हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, -2। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन प्लस x माइनस, देखो -2 एक ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 0, तो x प्लस -6 +3 -3 x क्या हो जाएगा +3, तो ये क्या हो जाएगा +3 होता है, याद रखना है। और आपको ये बना करके भी दिखाना है, सिर्फ वहाँ लिखना नहीं है, ये वाला आपको ये जो है आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो आपको लिख देना है, माना कि फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या x है, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो 3 हाइड्रोजन है +3 x, ये एटम यहाँ बदल गया तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो -6 बराबर 0, ये न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए बराबर 0। तो x -3 बराबर 0, x प्लस क्या हो जाएगा +3। ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो 17वें वर्ग में, समूह में ये मौजूद होते हैं, सबको पता है। 18वें में क्या हो जाता है, नोबल गैस आता है। उसके एक पहले बच्चों आपको बताए थे, फ्लोरो भी आता है, क्लोरो भी आता है, ब्रोमो भी आता है, आयोडो भी आता है, ये सब हैलोजन होते हैं। हैलोजन मतलब जो नमक बनाते हैं उसे हम हैलोजन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, समूह 17वें का ये सदस्य होता है। ये 2 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है, समझाइए। अभी बताए थे जो हमारा नोबल गैस होता है अक्रिय, उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इनके इनकी बाहरी कक्ष पूर्ण और स्थिर होता है। ये सब क्लास 10 से हम लोग रट रहे हैं। इस वजह से ये बाहरी कक्ष में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। अक्रिय गैस को स्थिर अवस्था में पाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्थिर ही रहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, इसका भरा रहता है, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। ये सब हम लोग क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो ये छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। सल्फर SF6 बनाता है पर HCl6 क्यों नहीं? देखो, फ्लोरीन के साथ तो 6 बना सकता है, लेकिन क्लोरीन के साथ 6 नहीं बना सक पाता है सल्फर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सल्फर फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थाई SF6 बनाता है, लेकिन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl6 नहीं बनाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इसलिए यह सल्फर के चारों ओर आसानी से 6 फ्लोरीन आयन में समायोजित कर सकता है। वहीं क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए यह सल्फर की चारों ओर 6
क्लोरीन आयन के समायोजित नहीं कर सकता। मेन यहाँ पे साइज का मैटर कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसीलिए ये 6 क्लोरीन आयन समायोजित नहीं कर पाता है, और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इस कारण से ये क्या करता है, सल्फर में 6 जो है वो फ्लोरीन समायोजित कर सकता है, ठीक है। सबको पता है फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन से छोटा साइज का होता है। तो ये आपको अच्छे से लिख देना है बना करके, आपको नंबर मिल जाएगा 2 मार्क्स। बस यहाँ पे क्या है, तो साइज छोटा और बड़ा का यहाँ पे फ़र्क है। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होती हैं, क्यों? नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जिनके बीच बहुत मजबूत त्रिबंध होता है। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जब हम N2 लिखते हैं ना, नाइट्रोजन डायटोमिक होता है। तो ये 2 नाइट्रोजन खुद में ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ट्रिपल तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड पृथक्करण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको पृथक्करण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। इस कारण से जो नाइट्रोजन के अणु होती है वो कम क्रियाशील होती है। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तुरंत टूट जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव होता है, सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है, और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होता है। इस कारण से जो पृथक्करण, बॉन्ड पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते अभिक्रिया दें? तो बता देते हैं, PCl5 को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाना है ये हीट का सिंबल। तो PCl3 प्लस Cl2 में बदल जाता है। PCl3 और Cl2 में चेंज हो जाता है। देखो 5 यहाँ पे एक फास्फोरस है, यहाँ भी एक फास्फोरस है, और यहाँ पे बच्चों 5 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 और 2 5, ठीक है, रिएक्शन में बैलेंस है। तो Cl2 को बाहर कर देना है और एक PCl3 लगा देना है यहाँ पे। और हमें पता है कि नाइट्रोजन NCl5 तो नहीं बनाता है। अगर पूछा कि NCl5 को गर्म करने पे क्या बनता है, तो आपको लिखना है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि NCl5 नाम का कोई भी कंपाउंड नेचर में नहीं रहता है। तो ये कभी-कभी ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है कि NCl5 को गर्म करने पे क्या मिलता है, तो NCl5 तो मौजूद ही नहीं है, तो गर्म करके क्या मिलेगा उसमें, कुछ नहीं। लेकिन PCl5 को गर्म करने से एक PCl3 मिलता है और एक Cl2 मिलता है। देखो 2 और 3 5 क्लोरीन, यहाँ भी 5 क्लोरीन, एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ। तो ये आपको आंसर लिख देना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके। मैं फिजिक्स का भी आपको जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव सारा कुछ, और मैथ का भी वीडियो हम डालेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।